हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी फ्री रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई थर्ड क्लास आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। और एक एक करके 20 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए मैं आपके सामने लाता रहूंगा और उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर क्या आंसर होना चाहिए उन क्वेश्चंस का वो आप चूज करेंगे एंड देन आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर विद सम एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, वेरी इजी क्वेश्चन। रेंट रिसीवेबल अकाउंट इज अ टाइप ऑफ व्हिच अकाउंट? किस तरीके का अकाउंट होता है रेंट रिसीवेबल? एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नन ऑफ द अबव। सो यहां पर कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब भी हम बात करते हैं रेंट अकाउंट। एक होता है रेंट अकाउंट, इसी तरीके से होती है हमारी सैलरी अकाउंट। सो रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं वो आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में। लेकिन जब भी हम रेंट, सैलरी, कमीशंस के आगे ड्यू या फिर ऑलरेडी पेड या फिर रिसीवेबल, इस तरीके की चीजें लगा देते हैं, जहां पर हम बेसिकली इस इनकम की या इस खर्चे की बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनसे वो इनकम रिसीव करनी है या जिनको वो खर्चे, वो पेमेंट हमें करनी है, तब हम लोग उनको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे बनेगा? जब भी हम कहेंगे कि रेंट रिसीवेबल और रेंट ड्यू और रेंट ऑलरेडी पेड, तो ये सारी चीजें हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटेन्स वेरियस आइटम्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम, द नेचर ऑफ व्हिच इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें अलग अलग आइटम होते हैं, जिसमें एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है, इनकम रिकॉर्ड होता है। ये किस तरीके का अकाउंट होगा? ये नॉमिनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा या पर्सनल अकाउंट होगा? तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स आर समथिंग व्हिच आर नॉट एग्जिस्टिंग फिजिकली, लेकिन ये जो अकाउंट्स है यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस के नेचर को रिकॉर्ड करते हैं। तो इनकम हो रही है या एक्सपेंस हो रहा है, वो सब हमारा नॉमिनल अकाउंट का टाइप है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? अकाउंट्स रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल और अ फर्म और अ कंपनी और अ इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। नहीं, कोई भी अकाउंट्स किसी पर्सन से, फर्म से, कंपनी से जुड़ा हुआ है तो वो बन जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से accounts that relate to both tangible and intangible assets to the firm are called as personal accounts। अब यहां पर रियल अकाउंट आना चाहिए था। ठीक है, सो अकाउंट्स दैट रिलेट टू बोथ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि फिजिकल थिंग्स हैं, तो वो हमारे रियल अकाउंट में जाएंगी। अकाउंट्स दैट रिलेट टू एक्सपेंस, लॉस, रेवेन्यू, वो सब हमारा नॉमिनल अकाउंट में रहता है। तो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के मुझे आंसर बताइएगा। कश्यप स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2015 with a capital of rupees 10,000 and a loan of rupees 5,000 borrowed from Ramesh. During 2016-17, he introduced additional capital of 7,500 and had withdrawn rupees 2,500 for personal use. On 31st March 2017, his assets are rupees 30,000. Now, what is the total capital as on 31st March 2017? So 31st March 2017 को एसेट कितने हैं वो हमें पता है, हमें निकालना है कि कैपिटल कितनी है। सो यहां पर हमारी मदद के लिए आती है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हमेशा जो है वो आपकी लायबिलिटी और आपकी कैपिटल का सम आपका बन जाता है एसेट। अब 31 मार्च 2017 की अगर हम बात करें तो एसेट्स मुझे पता है 30,000, तो एसेट इज 30,000। ठीक है, मुझे कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो अगर मुझे लायबिलिटीज मिल जाएं तो लायबिलिटीज मिलने के बाद आई कैन कैलकुलेट द कैपिटल बाय सब्ट्रैक्टिंग एसेट्स एंड योर लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज की बात हो कहां पे रही है? यहां पर पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे लायबिलिटी के नाम पे एक ही चीज दिख रहा है कि एक लोन लिया गया था 5,000 रुपीज का। किससे लिया गया था? रमेश से लोन लिया गया था। इसके अलावा कहीं भी लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है। बीच में 16-17 का जो साल है, यहां पर एडिशनल 7,500 रुपीज डाले गए हैं और 2,500 रुपए निकाले गए हैं। ये भी बिल्कुल कैपिटल में चेंज हो रहा है, कोई भी लायबिलिटी में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इस कैपिटल के चेंज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज फाइनल हमें एसेट्स की वैल्यू जो है वो दी गई है, राइट। और हमें कैपिटल कैलकुलेट अगर करनी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लायबिलिटीज कितनी है। वो कितनी है? 5,000। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दे 30,000 में से 5,000 तो क्या निकल कर आता है? 25,000। सो 25,000 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 25,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो एडिशनल कैपिटल लाई गई थी, 7,500 की एडिशनल कैपिटल लाई गई, इसमें 2,500 जो है वो वापस निकाल लिए गए, यानी कि 5,000 की कैपिटल ऐड किसने की होगी? कश्यप ने ऐड की होगी,
राइट। तो पहले की कैपिटल थी 10,000, उसके बाद की कैपिटल है 5,000 और ऐड कर दी 15,000, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 25,000। तो 10,000 एक्स्ट्रा कहां से आए? ये 10,000 कैपिटल में एक्स्ट्रा कहां से आए? ये 10,000 कैपिटल में क्यों आए होंगे? क्योंकि कंपनी ने जब ऑपरेशंस किए होंगे, कंपनी ने अपना काम किया होगा, तो कंपनी ने कुछ प्रॉफिट जनरेट किए होंगे, कंपनी ने कुछ इनकम जनरेट की होगी, और वो सारी चीजें जो हैं वो आपके एसेट्स के अंदर ही तो जाकर घुसती हैं। तो इस वजह से आपके जो टोटल, अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, वो कैपिटल आपकी टाइम के साथ जो है वो बढ़ती जाती है। क्लियर? ठीक है, 25,000 इज राइट आंसर इन द कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। On 31st March 2017, the total assets and external liabilities were 2 lakh and rupees 6,000 respectively. ठीक है, during the year, the proprietor introduced additional capital of rupees 20,000 and he withdrew 12,000 for personal use. He made a profit of 20,000 during the year. Calculate the capital as on 1st April 2016. 2016 की बिगिनिंग में हमें क्या निकालना है? कैपिटल निकालना है। अगेन हमारी क्वेश्चन क्या है? A is equal to L plus C. Assets is equal to liabilities plus capital. Now 2016 के बिगिनिंग में हमें यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैपिटल की, और हमें पता क्या है ऑलरेडी कि 2017 के एंड में, यानी कि नेक्स्ट ईयर का एंड जो है, वहां पर टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज हमें पता चल गई हैं। तो वहां पर टोटल एसेट्स कितने निकले हैं? 2 लाख, एंड लायबिलिटीज कितनी निकली हैं? 6,000। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑन 31st मार्च 2017, 31st मार्च में अगर हम देखें कितनी कैपिटल हमारी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी एसेट्स minus liabilities, that is 2 lakh minus 6,000, that is 1,94,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है? हमने 2017 में कितनी कैपिटल है वो फाइंड आउट कर ली है। हमें एक्चुअली फाइंड आउट कितनी करनी थी कि 2016 में कितनी कैपिटल है, राइट। अब इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर उसमें बोला गया कि एक साल के अंदर प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल दारी है 20,000 रुपए की, उसमें से उसने 8,000 रुपए 12,000 रुपए उसने वापस निकाल लिए हैं। तो अगर इफेक्टिवली देखें तो प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल 8,000 रुपीज की डाली है, क्योंकि 20,000 उसने डाले थे और उसने विथड्रॉ कर लिए 12,000 रुपीज। तो यहाँ 20,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 8,000। सो एडिशनल कैपिटल उसने कितनी इंट्रोड्यूस की है? ऑफ रुपीज 8,000। और ये जो पूरा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2016-17 के साल में, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 के बीच में 8,000 रुपीज की एक्स्ट्रा कैपिटल उसने डाल दी। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी टोटल वैल्यू देखेंगे तो यहां पर प्रॉफिट भी है 20,000 रुपीज का, ठीक है। और अगर हमें कैपिटल 2016 की फाइंड आउट करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2017 के एंड में जितनी भी कैपिटल थी, इस कैपिटल में से वी विल सबट्रैक्ट द कैपिटल दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल कहां है? 31 मार्च 2017 की, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल में से हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्या सबट्रैक्ट करेंगे? एडिशनल कैपिटल जो डाली गई है वो सबट्रैक्ट कर देंगे। कितनी डाली गई थी? 8,000। इसके अलावा हम क्या सबट्रैक्ट करेंगे? जो प्रॉफिट हमने कमाया है वो प्रॉफिट सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे क्लोजिंग कैपिटल थी 1,94,000 माइनस एडिशनल कैपिटल डाली गई 8,000 रुपीज, माइनस प्रॉफिट कितना किया गया है? 20,000 रुपीज। सो व्हाट दिस कम्स आउट टू बी इज 1,76,000 rupees. Sorry, 1,66,000 rupees, right? 1,94 minus 20, that is 174, minus 8, that is 166. तो 1,66,000 rupees आपकी कैपिटल बनी है 1 अप्रैल 2016 को। इसको अगर आप डबल चेक करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। कैसे आएगा? 1 अप्रैल 2016 को कैपिटल कितनी निकल कर आएगी? 1,66,000। इस कैपिटल में 8 लाख कैपिटल और जोड़ दीजिए, क्योंकि एडिशनल कैपिटल डाली गई, और इसके साथ प्रॉफिट जितना कमाया वो भी जोड़ दीजिए। सो 28,000 आप यहां पर जोड़ देंगे। अब जब 28,000 आप यहां पर जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी नेक्स्ट कैपिटल निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है? 1,94,000, और वही हमारी कैपिटल आनी चाहिए थी, राइट। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? देखो यहां पर बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स, इट मे हैपन एंड यू मे फील लाइक कि क्वेश्चन ज्यादा जल्दी में हमने करा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ, और मैं आपको उस कमेंट के अंदर रिप्लाई करके आई विल क्लैरिफाई द क्वेश्चन। तब भी क्लैरिफिकेशन नहीं आती तो ऑब्वियसली आई विल गिव यू वे टू कांटेक्ट मी एंड आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू यू, राइट। कोई कॉस्ट नहीं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द ड्रॉअर अपॉन हिज डेटर, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमें पता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? कौन उसको ड्रॉ करता है? ड्रॉ करता है किसके अगेंस्ट ड्रॉ करता है? डेटर के ऊपर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन बाय साइनिंग ऑन इट इज नोन एज एंडोर्समेंट। यस, अगर मेरे पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैं उसका ट्रांसफर करना चाहता हूं किसी दूसरे पर्सन को, तो मैं उसकी इंडोर्समेंट कर देता हूं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैनॉट बी इनकैश्ड फ्रॉम द बैंक, नहीं ये तो गलत है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप बैंक में लेकर जाते हैं तो यू कैन इनकैश इट फ्रॉम द बैंक। सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा?
फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से तीनों स्टेटमेंट्स पढ़िए और मुझे बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। A 5-day grace are added in terms of the bill to calculate the date of its maturity। अगर हम कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज डालते हैं उसकी मैच्योरिटी के लिए हम 5 days of grace उसमें ऐड करते हैं। A person who endorses the promissory note in favor of another is known as endorser, and a bill that is accepted by a party and for which he has to pay the money is called a bill receivable। ठीक है, अगर बिल रिसीवेबल की अगर हम लोग बात करें, बिल रिसीवेबल वो बिल्स होते हैं जो एक पार्टी एक्सेप्ट करती है, फॉर विच ही हैज टू पे, नहीं, फॉर विच ही हैज टू रिसीव द मनी, राइट। सो अगर हम यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहां पर जो है वो निकल कर आती है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर, क्लियर। नेक्स्ट, which of the following given statement is or are incorrect? A trial balance is normally prepared at the end of the year। देखो, ट्रायल बैलेंस यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है और अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली जो है वो हमारे ईयर के तौर पे चलते हैं, तो ये बात मुझे सही लग रही है। द ट्रायल बैलेंस, द डेबिट बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर होने चाहिए, वही तो सारा फंडा है, वही तो सारी गेम है। सो ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ऑल द एरर्स? नो, ट्रायल बैलेंस विल नॉट हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कुछ एरर्स हम ट्रायल बैलेंस में फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इस वजह से यहां पर इनकरेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 ways। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट ओनली, क्योंकि यहां पर 2 की जगह क्या आना चाहिए? 3 ways। 3 तरीके होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस को हम लोग देखते हैं कि प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर भी हम बीसीडी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अंडर द टोटल्स मेथड, द टोटल ऑफ ईच साइड इन द लेजर, डेबिट साइड का भी क्रेडिट साइड का भी दोनों का आप टोटल करते हैं सेपरेटली और देखते हैं कि वो जो दोनों टोटल है वो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। बैलेंसेस मेथड में हम क्या देखते हैं? हम बैलेंस देखते हैं कि किसी लेजर के जो बैलेंस क्रेडिट या डेबिट जितना बैलेंस बन रहा है वो बैलेंस की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, फिर हम देखते हैं कि वो टोटल करना पड़ेगा। टोटल कम बैलेंस मेथड में हम दोनों ही का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके होते हैं, टोटल्स मेथड, बैलेंसेस मेथड एंड टोटल कम बैलेंसेस मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रायल बैलेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बना क्योंकि यहां पर 3 वेज होते हैं ना कि 2 वेज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सॉरी करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहां पे? एरर्स ऑफ कमीशन आर द एरर्स दैट आर कमिटेड टू ड्यू टू द रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को जब हम जर्नल से उठा करके लेजर में डालते हैं तो कई बार पोस्टिंग में गलती हो जाती है, गलत वैल्यू डाल दी, गलत अमाउंट डाल दिया, तो ये सारी जो चीजें होती है वो क्या होती है? एरर्स ऑफ कमीशन। Errors of commission are the errors that are committed due to the wrong totaling or the wrong balancing of the accounts। Yes, this is also right। Basically errors of commission में आप अर्थमेटिकल एरर्स करते हो, आप नंबर्स को कॉपी करने में गलती कर दो, नंबर्स को ऐड करने में गलती कर दो, तो वो सारी चीजें आपके एरर्स ऑफ कमीशन में आती हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। Errors of commission are the errors that are committed due to the wrong casting of the subsidiary books। Yes, सब्सिडियरी बुक्स में से उठा करके आप अगर आप कास्टिंग करोगे, वो कास्टिंग अगर आप गलत कर दे रहे हो, गलत अमाउंट्स उठा ले रहे हो या गलत अमाउंट्स को ऐड कर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके वो एरर्स ऑफ कमीशन में आएगा। तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर करेक्ट हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी अ रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री इफ द सेल्स रिटर्न्स फ्रॉम मेघा फॉर ₹1600 वर पोस्टेड टू हर अकाउंट एज ₹1000। अब हुआ क्या है कि मेघा ने हमें हमारे बिजनेस को वापस सेल्स रिटर्न कर दिया। तो अगर मेघा ने हमें सेल्स रिटर्न किया है तो हम क्या करेंगे, और कितने का किया है? 1600 का किया है। अब लेकिन एक एरर ऑफ कमीशन यहां पर हो गया। एरर ऑफ कमीशन क्या हुआ है? 1600 को हमने सिर्फ 1000 रुपीज के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया। हमें यहां पर करना क्या चाहिए था? हमें सेल्स रिटर्न जो है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत थी। कितने से डेबिट करने की जरूरत थी? 1600 से। और जो मेघा का अकाउंट है, मेघा के अकाउंट को क्रेडिट करने की जरूरत थी कितने से क्रेडिट करना था? 1600 से। लेकिन ये तो करेक्ट एंट्री है, हमने करेक्ट एंट्री कहां बनाई? हमने तो गलत एंट्री बनाई। गलत एंट्री हमने क्या बनाई? हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट तो कर दिया, लेकिन कितने से किया है? 1000 से किया है। और मेघा के अकाउंट को क्या किया हमने? क्रेडिट कर दिया। कितने से किया है? 1000 से किया है। हमने क्या किया? पोस्टेड टू आवर अकाउंट एज ₹1000, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बेसिकली ऐड 600 रुपीज मोर टू मेघास अकाउंट। मेघा के अकाउंट में एडिशनली 600 रुपए का क्रेडिट और जाने की जरूरत है। वो 600 रुपए का क्रेडिट आएगा कहां से? अब यहां पर 600 रुपए का क्रेडिट देखिए कहां पे आ रहा है। यहां मेघा को 1600 हम क्रेडिट कर रहे हैं, नहीं, दोबारा से रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है। ऑलरेडी 1000 रुपीज दे चुके हैं, तो दोबारा से हम 1600 रुपए नहीं देंगे उसको। अब मेघा को यहां डेबिट कर रहे हैं, मेघा को डेबिट करने की जरूरत नहीं, मेघा को के अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहां पर
इसके बाद यहाँ मेघा के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है 600 रुपए से, सस्पेंड अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1000 रुपीज ऑलरेडी वर क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, सो दैट मींस दैट वी हैव टू नाउ क्रेडिट रुपीज 600 रिमेनिंग टू द मेघास अकाउंट, और वो कहां से आएंगे, वो आएंगे सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, what will be debited in the rectification entry if the rent paid rupees 2000 was wrongly shown as payment to the landlord in the cash book। अब कैश बुक में हमने रेंट पे किया है, लेकिन उसको रेंट अकाउंट में दिखाना चाहिए था, हमने कहां दिखा दिया, हमने दिखा दिया लैंडलॉर्ड को। अब ये किस तरीके का एरर है, ये है एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, रॉन्ग अकाउंट के अंदर एंट्री कर दी गई है, गलत अकाउंट में एंट्री कर दी गई है। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कि जो हमारा रेंट पेड अकाउंट है उसको हम लोग, रेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करते, कितने से डेबिट करते, हम लोग करते ₹2000 से। ठीक है, इसके बदले में हम क्रेडिट क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते जो हमारे पास कैश है, राइट, हमने कैश पे किया होगा ना, यहाँ कैश बुक की बात हो रही, कितने से, 2000 से। ये होती करेक्ट एंट्री, लेकिन एंट्री हमने क्या बनाई है, हमने ये एंट्री बनाई है कि हमने इसको पेमेंट की तरह शो किया है, और पेमेंट की तरह शो किया है तो इसका मतलब जो भी हमारा लैंडलॉर्ड है, उस लैंडलॉर्ड का कुछ नाम होगा, लैंडलॉर्ड होगा, हमने इसे क्या दिखाया, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट ₹1000 से डेबिट हो रहा है, और टू कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। दिस इज द रॉन्ग एंट्री। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली वी हैव टू शिफ्ट दिस 2000 टू द रेंट अकाउंट। तो हमें लैंडलॉर्ड के अकाउंट को जो है वहां पे डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा हमारे रेंट अकाउंट को। ठीक है, सॉरी, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द रेक्टिफिकेशन एंट्री, तो रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। इसकी जो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे, कैश बुक में तो क्रेडिट सही हो रखा है, कैश बुक में 2000 रुपए क्रेडिट हो गए हैं, लेकिन जो डेबिट रेंट अकाउंट में होना चाहिए था वो डेबिट लैंडलॉर्ड में हो गया। तो लैंडलॉर्ड का डेबिट खत्म कैसे होगा कि लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दो, तो सही एंट्री क्या बनेगी, दैट रेंट अकाउंट को डेबिट हम लोग कर रहे हैं, कितने से, 2000 से, और क्रेडिट कहां से आ रहा है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट से। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ऐसी बनती है हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। 13th क्वेश्चन, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी रिकॉर्डेड एज सेल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी कर दी। अब ये जो ओल्ड मशीनरी की सेल की गई है, ये हमारे मशीनरी अकाउंट से उठाकर हमें क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, जो गलत हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, वी हैव टू, व्हिच काइंड ऑफ एरर इज दिस, दिस इज द प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर के अंदर हम जो अकाउंटेंसी के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको ही हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उनको फॉलो नहीं करते, तो वो प्रिंसिपल का एरर बन जाता है। कमीशन का एरर क्या होता है, कमीशन का एरर हम तब कहते हैं जब ये जो सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी है, इसकी वैल्यू गलत रिकॉर्ड कर दी हमने, ये 10,000 रुपए में बेची थी, इसको 1,000 रुपए में रिकॉर्ड कर दिया, तो कमीशन का एरर है। एरर ऑफ ओमिशन क्या है कि हमने ओल्ड मशीनरी की सेल की, इसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर हमने जब जर्नल के अंदर एंट्री कर दी थी, लेकिन उसको पोस्टिंग करते वक्त लेजर अकाउंट्स के अंदर मशीनरी अकाउंट में या तो पोस्ट नहीं किया, या फिर कैश अकाउंट में उसको पोस्ट नहीं किया, तो फिर वहां पर हमारा एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल, विच इज बेसिकली रॉन्ग अकाउंट में डेबिट या रॉन्ग अकाउंट में क्रेडिट हो जाना। ठीक है, 14th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट क्या है, compensating error is not disclosed by a trial balance, yes, that is the definition of compensating error, जो ट्रायल बैलेंस में हमें फाइंड आउट ना हो, that is compensating error। रेक्टिफाइंग एंट्रीज आर पास्ड इन जर्नल प्रॉपर, जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाते हैं हम, वो जर्नल प्रॉपर के अंदर हम लोग उसको पोस्ट करते हैं। सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस, यस ऑब्वियसली सस्पेंड अकाउंट को यूज किया जाता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। द रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, व्हाई, रॉन्ग कास्टिंग होगी तो ट्रायल बैलेंस में तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following items is or are correct in regard to property plant equipment, PPE की जब हम बात करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है, नाउ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बॉट फॉर यूज ड्यूरिंग अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, कोई भी एसेट सिंगल अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पहले तो यूज होगा, तो वो हमारा करंट एसेट होगा, राइट, फिक्स्ड एसेट नहीं कहेंगे उसको। इसके ऊपर एक और बात होती है, पीपीपी के अंदर यूजुअली हम टेंजिबल एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, व्हाइल द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉट अ टेंजिबल एसेट, राइट। तो ये ए ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता आंसर बनना चाहिए। मशीन बॉट फॉर यूज इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक मशीन यूज की है, वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में काम करेगी, तो वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाएगा। ठीक है, मशीन बॉट फॉर यूज ड्यूरिंग अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड, नहीं, सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में है तो ऑब्वियसली इट इज अ करंट एसेट, नॉट अ फिक्स्ड एसेट। मशीन बॉट फॉर रीसेल टू अ कस्टमर, अब ये मशीन जो रीसेल के लिए ली गई, बेसिकली वो तो गुड्स है ना, वो हमारा एसेट नहीं है, मतलब एसेट एज इन पीपीई वाला एसेट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, मशीन व्हिच हैज बीन बॉट फॉर यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ऑप्शन नंबर बी बिलोंग्स टू द पीपीई कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से पढ़ना है इसको। एंटिटी ए
purchased an asset on 1st April 2015 for rupees 1 lakh and the asset had an estimated useful life of 10 years. अब मुझे पहले पता लग रहा है डेप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होने वाला है, तो मैं वैल्यूज को साथ साथ में रिकॉर्ड करता हुआ चलता हूं. एसेट जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है, उसकी वैल्यू कितनी आई है, इनिशियल वैल्यू कितनी आई है, रुपीज 1 लाख की, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी निकल कर आई है, 10 ईयर्स की. ठीक है. रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, निल है, यानी कि जब 10 साल खत्म हो जाएंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, कोई हमें रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी. 1 जनवरी 2019 को, अब देखो 2015 से 1 लाख रुपए का खरीदा था, अब 4 साल बीत चुके हैं, 2019 की बात आ गई है. The directors review the estimated life and decide that the asset will probably be useful for further 4 years. Actually, the asset should be used for further 6 years, क्योंकि 4 साल अभी हुए हैं, 2015 से 2025 तक जाना चाहिए था, लेकिन अब ये पहले ही हमने देख लिया 2019 में कि अब ये नेक्स्ट 4 इयर्स ही जाएगा, यानी कि जितनी वैल्यू हमने एस्टिमेट की थी इसकी, वो वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक है. Calculate the amount of depreciation for each year starting from the 5th year if the company is using the straight line basis. Straight line basis पे बिल्कुल यूनिफॉर्म डेप्रिसिएशन अगर हम अप्लाई कर रहे थे, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5th ईयर की बिगिनिंग में कितना डेप्रिसिएशन अब हम उस मशीन के ऊपर लगाएंगे. वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप देखें थोड़ा कंसेप्ट से तो बहुत इजीली क्वेश्चन निकल कर आएगा. मैं तो आपको कहूंगा थोड़ा पॉज करके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर क्या आपका आंसर होना चाहिए. देखो 1 लाख रुपए का एसेट है, 10 साल की उसकी लाइफ है, और स्ट्रेट लाइन मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हर साल 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए उस एसेट की वैल्यू में से. और इस वजह से अगर हम 2019 तक वेट कर रहे हैं तो ऑलरेडी 4 इयर्स बीत चुके हैं, 4 इयर्स बीत चुके हैं, यानी कि नाउ 1 लाख में से you will subtract 4 into 10,000, that is 40,000. What is the value of the asset now? 60,000. So on the 1st January 2019, अब उस एसेट की वैल्यू कितनी एक्चुअल में बची है, 60,000 रुपीज, और हमने देखा कि अभी 4 साल के लिए ही और काम करेगा, तो ये 60,000 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा हमें. 60,000 डिवाइड बाय 4 इज बेसिकली 15,000, राइट. सो अब 5th ईयर की बिगिनिंग से 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं. 1st January 2019 when it starts, now the per year depreciation amount will be rupees 15,000. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट. कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट. क्वेश्चन 17 देखो, which of the following statement is wrong? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? Conversion of a loan into equity results in change in liabilities, but total liabilities remain the same. लोन लिया हुआ था हमने, उसको इक्विटी के अंदर हमने चेंज कर दिया कंपनी की, तो लायबिलिटीज में चेंज होगा, बट टोटल लायबिलिटीज हमारी जो है वो सेम रहेगी. बिल्कुल सही बात है, लायबिलिटीज में तो चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल जो लायबिलिटीज है वो सेम रह रही है, क्योंकि जो लोन था वो इक्विटी में चेंज हो चुका है. तो टाइप ऑफ लायबिलिटी हैज चेंज्ड बट द टोटल लायबिलिटीज आर सेम. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट रिजल्ट्स इन चेंज इन टोटल लायबिलिटीज ओनली. नहीं, देखो क्रेडिट पे कोई भी चीज परचेज की जाती है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो क्रेडिट हमें चुकाना पड़ेगा, लेकिन हमारा एसेट भी तो बढ़ रहा है. द फिक्स्ड एसेट्स वी हैव परचेज, सो वी आर आवर एसेट इज इंक्रीजिंग, आवर लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग. ठीक है. रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट्स इन चेंज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. लोन को रीपे कर देंगे तो यस एसेट भी हमारा कम होगा. एसेट क्यों कम होगा? क्योंकि रीपेमेंट करने के लिए पैसा देना पड़ेगा. दैट कैश इज आवर एसेट, एंड जो लायबिलिटी थी हमारी, लायबिलिटी क्या थी? वो लोन, वो लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी. ठीक है. सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर वुड बी, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओनली द सेकंड वन इज रॉन्ग, बिकॉज यहां पर सिर्फ टोटल लायबिलिटीज ओनली लिखा हुआ है, एसेट्स में भी चेंज आना चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statement is incorrect? In case of a business entity, an asset is created by taking a liability of an equal amount. एसेट बनाना है तो एसेट बनाने के लिए आपको एक लायबिलिटी तो चाहिए होगी ना. पहले आप या तो लोन लेना पड़ेगा आपको, या कैपिटल की इन्वेस्टमेंट आपको लेनी पड़ेगी ओनर से या स्टेक होल्डर से इक्विटी की फॉर्म में. लायबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ क्लेम्स ऑफ ओनर्स एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स. ऑब्वियसली ओनर्स का क्लेम भी होता है कंपनी के ऊपर, आउटसाइडर्स का भी क्लेम होता है कंपनी के ऊपर इन फॉर्म ऑफ शेयर और इन फॉर्म ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. सो लायबिलिटीज दोनों तरीके की लायबिलिटीज होती हैं. इफ एसेट्स increase and the liabilities do not, the capital will decrease. तो यहां पर देखिए ये इक्वेशन हमें हमेशा आपको माइंड में रहनी चाहिए, A is equal to L plus C. Now if the assets increase and liabilities do not, what should be capital doing? Capital should be increasing, not decreasing. तो यहां पर इनकरेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी. एसेट्स अगर बढ़ेंगे तो या तो लायबिलिटीज बढ़े या तो कैपिटल बढ़े, या दोनों लायबिलिटीज कैपिटल जो है वो बढ़ जाए, ताकि एसेट्स के जितनी इंक्रीज हुआ है उतना इंक्रीज आपको दूसरी साइड पर देखने को मिलेगा. क्लियर है? तो यहां पर एसेट्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो कैपिटल भी बढ़नी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनकरेक्ट क्या है? लीगल एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. नहीं, लीगल एक्सपेंस कर रहे हो आप कोई प्रोसिक्यूशन का केस चल रहा है, आप कहीं लिटिगेशन कर रहे हो, वहां पर आप जो भी लीगल फीस देते हो
वो आपके एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो वो आपको दिखाना पड़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एंड्यूरिंग नेचर का होता है, वो बेनिफिट देता है बिल्कुल। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, इसीलिए तो कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है। तो इनकरेक्ट अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो क्या बन के आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स योर बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statement is correct? The benefit of revenue expenditure extends to periods beyond the accounting period. The payment of rent, salary are examples of revenue expenditure. Revenue expenditure is shown in the balance sheet and revenue expenditure is shown in the credit side of the profit and loss account. So करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। देखो, जब भी रेंट सैलरी का पेमेंट किया जाता है तो वहां पर आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं तो आएगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी आप करोगे तो वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो अकाउंटिंग पीरियड, जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप वो एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसका फायदा मिलेगा आपको। वो फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड में आपको फायदा नहीं देता है। अगर वो फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड में आपको बेनिफिट देता है तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, राइट? क्योंकि वो जो हमारा एक्सपेंडिचर है दैट इज हैपनिंग बेसिकली ऑन द डेबिट साइड। क्लियर? सो ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक वी हैव अ गुड आइडिया about the different types of accounts and about the trial balance and the bills of exchange as well as different types of expenditures. इसी सेशंस को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और हमारा मॉड्यूल ए जो है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट कुछ सेशंस के अंदर। हमारी सीरीज के साथ बने रहिए। अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।